भी अच्छा लगता है, लोग दादा दयालु के नाम से पुकारते हैं। अच्छा और पुराने तो नहीं, पर अब कहते हैं, अब अपन किसको रोकें, किस अपन मना भी करते हैं, लोग नहीं मानते। करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है, तो करते ईश्वर है आपका नाम हो रहा है, ये कहा जा सकता है। हम कुछ भी आई है रोशनी से सराबोर दिवाली। ये दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिवाली है चुनावी दिवाली। ऐसे में हम बात करने वाले हैं दिल वाली, एक ऐसे राजनेता से जिन्हें इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत में दादा दयालु के नाम से जाना जाता है। उनका मूल नाम जनता बहुत कम पुकारती है, बल्कि उनके दादा दयालु इस टैग नेम के साथ जो है उन्हें बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। हम ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं इंदौर 2 से बीजेपी के कद्दावर विधायक और वर्तमान में उम्मीदवार रमेश मेंदोला जी की। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके दिल की क्या बात है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव के इस व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ पल हमने भी उनके साथ चुराए हैं, जो कि अब आज इस दिवाली के खास मौके पर आप सभी दर्शकों के साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास बातचीत में। आपका भी। दादा दयालु ये नाम नहीं, एक ब्रांड है। लोग कहते हैं कि हम जो है रमेश मेंदोला जी के नाम की बजाय दादा कहना पसंद करते हैं। और मैंने थोड़ा जब आपके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि 6 भाई और 1 बहन। तो आपकी बहन जो है आपको हमेशा से, चूँकि बड़े थे तो दादा के नाम से पुकारती थी, और वहीं परिवार में आपको ये नाम मिला, जो कि धीरे धीरे जो विधानसभा जिसको आप अपना परिवार कहते हैं वहाँ पर भी ये प्रचलित हो गया, और लोग आपको दादा और आपकी दया भावना के कारण दयालु कहने लगे। ये सही है? हाँ, हम 6 भाई 1 बहन हैं जी। और मैं तीसरे नंबर का भाई हूँ। हमारे 3 छोटे भाई और बहन भी हैं। 1 बहन है, 3 छोटे भाई और 1 बहन। तो घर पे कोई आता था, पूछता था हाँ, तो छोटे भाई हमको सब दादा ही बोलते थे, बहन भी दादा ही बोलती थी। दादा नहीं है, दादा कहीं गए हैं, बैठो दादा आ रहे हैं, ऐसा जो भी घर में यही बोला जाता था। तो वो लोगों के कहते हैं जुबान पे चढ़ गया वो। जी। आपको भी अच्छा लगता है, लोग दादा दयालु के नाम से पुकारते हैं तो? नहीं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा और पुराने तो नहीं, पर अब कहते हैं, अब अपन किसको रोकें, कि अपन मना भी करते हैं, लोग नहीं मानते। जी। ठीक है। इसी नाम से फेमस हो गए आप पूरे प्रदेश में? हाँ, नहीं, नाम तो मेरा रमेश जो है वो है, और लोग इस नाम से भी जानते हैं। ये दिवाली का मौका है, आतिशबाजी चारों तरफ हो रही है। ये बड़ा ऐसा त्यौहार होता है, एक आम आदमी की ज़िंदगी में रोशनी खुशियाँ लेकर के आता है। आपकी विधानसभा में भी बहुत अच्छी दिवाली बन रही है। ये चुनावी दिवाली कैसे आप जनता को सौगातों के साथ जोड़ने वाले हैं, सौगातों की दिवाली उनकी मनाने वाले हैं? देखिए, इस बार की दिवाली भी है ना जी। बड़ी शुभ मुहूर्त में आई है। जी। इस बार हमारे प्रदेश में 4 तरह की दिवाली मनेगी। ओके जी। लाडली बहनों को 2-3 दिन में उनका जो शगुन है वो मिलने वाला है। इसके बाद 12 तारीख को दूसरी दिवाली है जी। 3 दिसंबर को हम पूरे प्रदेश में कमल खिलाएंगे। जी। हम एक तीसरी दिवाली, हम इस बार हम सब मिलकर तीसरी दिवाली मनाएंगे। और फिर 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो चौथी दिवाली हम सब मिलकर मनाएंगे। तो ये दिवाली इसीलिए कहा है कि बहुत शुभ मुहूर्त में आई है। हम 4 तरह से दिवाली मना रहे हैं। मतलब इस बार 4 दिवाली मनाएंगे? बड़ा हम और 4 दिवाली बड़े, सभी जो चारों हैं बड़े उत्साह के, बड़ी उमंग के और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जी। अच्छा, मैं आपने भगवान राम जी की बात की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर का भी जिक्र किया। जैसा आपने कहा कि 4 दिवाली जो है जनता मनाने के लिए तैयार है। आपके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कितना अहम स्थान रखते हैं? क्योंकि जब हम आपकी राजनीतिक कार्यशैली को देखते हैं, आपके स्वभाव को देखते हैं, तो उसमें एक सीधा, सरल, साझा और क्रेडिबिलिटी के साथ लॉयलिटी का भी फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। तो राम जी को कैसे आप अपना आदर्श भी मानते हैं और उन्हीं की राह पर भी चलते हैं? कभी राम की तरह तो कभी हनुमान की भांति आपकी भूमिकाएं निकल कर आती हैं। नहीं, इतना तो नहीं, पर यह है कि राम हमारे आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं। हम उनको पूजते हैं। वही नहीं, उनके पूरे परिवार को पूजा जाता है, उनके संगी साथियों को भी पूजा जाता है। तो जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, उस परंपरा से हम सब भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। बाकी जैसा आप कह रहे हैं वैसा तो है नहीं कि लोग, पर हाँ, हम हमारे राम हमारे आराध्य हैं। और हम
मतलब अपना सब कुछ मतलब भगवान राम को हम अपना समर्पित करते हैं, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए। धर्म और अध्यात्म आपके जीवन से बहुत गहरा इसका जुड़ाव है, लगाव है। हम देखते हैं कि जब भी कई और राजनेताओं से मिलते हैं, उनके सार्वजनिक जीवन पर जब प्रकाश डालते हैं तो मौका मिलते ही वो छुट्टी पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन रमेश मेंदोला जी एक ऐसे अलहदा राजनेता हैं कि जब भी समय मिलता है तो धर्म यात्राओं पर निकल जाते हैं, मंदिर मंदिर घर घर दस्तक देते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभु की शरण में जाना पसंद करते हैं। तो धर्म और अध्यात्म से गहरा लगाव क्या बचपन से है कि सार्वजनिक जीवन में आने के बाद हुआ? नहीं, ये चीज़ माँ के कारण, जो माता जी है उसके कारण है। यानी माँ भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, और वो कार्यक्रमों में जाती थी, कहीं भी रोज रामायण सुनना, मतलब जो भी धार्मिक कार्यक्रम, तो उनके पीछे पीछे हम भी चले जाते थे। तो उनके संस्कारों पर आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, माँ के संस्कार ही हैं। चलिए मूल बात पर आते हैं। चुनाव का ये दौर चल रहा है, बहुत चारों तरफ से जो है राजनेता घिरे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। आपकी विधानसभा में भी आपका तूफानी जनसंपर्क चल रहा है। कहीं दादा की दिवाली मन रही है तो कहीं जनता घर आंगन सजा कर बैठी है कि आज रमेश मेंदोला जी उनके घर आएंगे, वोट की मांग भी करेंगे और आशीर्वाद भी लेकर जाएंगे। आपकी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है रमेश जी जहाँ पर विकास चौतरफा नज़र आता है, विकास की कोई गुंजाइश आपने छोड़ी नहीं अब तक के अपने कार्यकाल में। इस बार जनता यदि आपको बम्पर बहुमत से जिताती है तो क्या विज़न आपने विधानसभा नंबर 2 के लिए बनाया है? आपके मन में क्या ख्वाब है, क्या सपना है जिसको इस कार्यकाल यदि मिलता है तो आप इसको पूरा करेंगे? देखिए, हमारा क्षेत्र जो विधानसभा है जी वो हमारा परिवार है। हम उसको विधानसभा क्षेत्र नहीं मानते, अपना परिवार मानते। जी क्योंकि इसी क्षेत्र में हम पढ़े लिखे बड़े हुए, खेलना मिलना सारा हमारा बचपन ही बीता, इन बस्तियों में बीता है। तो ये चुनाव मतलब एक हम परिवार के बीच में जो सारे हम जो हम सदस्य मानते हैं, सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो चुनाव जनता ही लड़ती है हमारा, जी और वो चुनाव लड़ती है तो हम तो केवल एक प्रतिनिधि के रूप में हम उसमें रहते हैं, बाकी पूरा चुनाव जनता ही लड़ती है। बात तो किस तरह का विज़न है? क्या विकास के लिए कोई चीज़ें आपने सोची? क्योंकि एक नारा हमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि जितना विकास पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की राघोगढ़ विधानसभा में नहीं हुआ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा विकास आपने विधानसभा नंबर 2 में करके दिखाया है। राघोगढ़ से ज़्यादा विकसित इंदौर का नंबर 2 है, कैसे ये कर पाया? देखिए, हमने जब राजनीति में केला जी के साथ साथ हम जब राजनीति में हमने काम शुरू किया तो हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहलाया जाता, मिल क्षेत्र कहलाता था। और मिल मवाली कहते थे हमको, कहीं जाते थे तो बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे। पर अब हमने काम करते करते राजनीति में, फिर पार्षद से विधायक, फिर केला जी मेयर, और केला जी विधायक मेयर बने। उसके बाद जो विकास की आधारशिला रखी, तो उस पर आज पूरा ये जो विकास की वो विकास की इमारत जो कह सकते हैं अपन, वो खड़ी हुई है। तो हमारा अपने क्षेत्र को हम परिवार मानते हैं। हमारा परिवार अच्छा रहे, सुखी रहे। जैसे हम अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे हम अपने क्षेत्र को ऐसा डेवलप करना चाहते हैं जैसा हमारा घर हो। तो हम कोई क्षेत्र नहीं करते, हम अपने घर को ही, हर व्यक्ति करता अपना घर सुंदर बनाने का, अच्छा करने का अच्छा प्रयास करता। हम उस भावना से काम करते हैं कि हमारा परिवार हमारा घर है, उसको सबसे खूबसूरत होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपकी विधानसभा नंबर 2 है लेकिन आप काम नंबर 1 सब करते हैं, विकास भी करते हैं, तो बहुत उच्च कोटि का, शिखर की पराकाष्ठा को छूने वाला। जैसे हम बात करें, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और हर सेक्टर को आपने कवर किया है। यहाँ के जो स्कूल हैं वो भी बड़े विराट हैं, भव्य है। आपने छात्राओं का कॉलेज तो बना दिया, लेकिन छात्रों को अब भी कॉलेज का इंतज़ार है, दरकार है। वो ये पूरी कर पाएंगे आने वाले समय में? नहीं है, आप शायद जानकारी नहीं आपको, हमने कोएड कॉलेज है वो जी, लड़का लड़की दो ही पढ़ सकते हैं। अच्छा। और एक गर्ल्स कॉलेज भी, दो ही सरकारी कॉलेज हैं। एक गर्ल्स कॉलेज है जो लड़कियों के लिए है, और एक दूसरा कॉलेज जो लड़का और लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं।
तो हमारे यहाँ अब ये समस्या नहीं, कहीं ऐसे विधानसभा नहीं होंगी, हाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लड़के भी यहीं पढ़ सकते हैं, लड़के और सभी मतलब जो नया कॉलेज खुला उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी सब्जेक्ट। और जो पुराना जो हमारा कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी चलाती है वो लड़कियों के लिए चलाती है, तो वो कॉलेज तो है। और मतलब जो विकास मतलब होना चाहिए इंदौर में जो स्कूल अच्छे होने, क्योंकि हमने उन चीज़ों के उस दौर से गुजरे हैं, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी उस दौर से नहीं गुजरे, इसलिए हम चाहते हैं उनको वो सब सुविधा मिले जो हम चाहते थे। अच्छा, हमने देखा कि पिछले दिनों आपका एक ऐसा कोलैबोरेशन था जिसमें आप विधानसभा में रहने वाले जो तमाम बच्चे हैं जो कि करियर बनाना चाहते हैं उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप निःशुल्क कोचिंग भी मुहैया करा रहे थे। एक स्कीम आपने यहाँ पर बच्चों को दी थी और सरकार की योजनाएं तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन विधायक जी की योजना का असर इस विधानसभा के बच्चों को बहुत लाभान्वित करके गया। क्या पूरी योजना थी, कितने बच्चे उसमें लाभान्वित हुए, कैसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को राजी किया कि वो विधायक जी की सिफारिश पर इन तमाम बच्चों को जो है निःशुल्क न केवल प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें बल्कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने में मदद भी करें, कैसे कर पाए? देखिए, जो बच्चों के जिनके पास पैसा रहता है वो तो कोचिंग जाके अपना करियर बनाते हैं, पर कुछ बच्चे रहते हैं जो प्रतिभाशाली रहते हैं पर फीस नहीं भर पाते हैं, उसके अभाव में वो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो हमने ऐसे बच्चों को हमेशा हर साल उन बच्चों को उनका टेस्ट लेकर और उनको जो भी वो कोचिंग जाना चाहते हैं जिसमें चाहे नीट की हो, जेई की हो, किसी की भी हो, तो हम उसको एलएन में जहाँ वो एलएन में या कहीं और दूसरी जगह जहाँ वो चाहते हैं वो हम कराते हैं। और वो कोचिंग क्लासेस मतलब हम अपने विधायक निधि से भी उसमें पैसा देते हैं, उसके माध्यम से हम बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं। और भी हम कहीं हमारे कनकिस इंफोटेक है उसके माध्यम से हम बच्चों को वहाँ इंग्लिश और जो भी दूसरी क्लासेस हैं उनकी भी हम वहाँ कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। हम बच्चों को रोज़गार मिल सके इसलिए कंप्यूटर सेंटर भी है वहाँ, दूसरे अन्य कोचिंग भी होती है जिससे बच्चे सीखें और अपने रोज़गार हो जाए। तो खुद कनकिसी देवी जी के नाम से हमारा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम ये चलाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो बच्चों को तकलीफ आती है, जो पैसे के अभाव में, वो पैसे के अभाव में पिछड़ ना जाए, वो आगे बढ़ें, इसलिए हम उसके लिए प्रयास करते हैं। ये सुकून देता है आपको, ये काम दिल को खुशी देता है कि आप इतने लोगों की मदद कर पाते हैं, प्रसन्नता देता है, एक संतुष्टि का भाव देता है अंदर से? देखिए, काम करने में तो अच्छा लगता है, सब जो भी काम करो अपन सोचते हैं और वो काम हो जाए तो अच्छा खुशी तो मिलती है, पर जो कराता है ईश्वर ही कराता है। तो यही बोल सकते हम तो, जो हमसे जो करा रहा है ईश्वर ही करा रहा है, आप निमित्त मात्र हैं। मैं नहीं करता, मतलब जो करता है ईश्वर ही करता है। मतलब वो एक गाना है ना कि कहते हैं मेरे बाप, करते हैं मेरे बाबा और मेरा नाम हो रहा है, तो करते ईश्वर है, आपका नाम हो रहा है, ये कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत दिलचस्प और बहुत दिल वाली बातचीत हो रही है, चूँकि एक राजनेता कम एक बेहतरीन इंसान को जानने समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मृदुला जी, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप बहुत लकी एमएलए हैं। प्रदेश के हम 230 विधानसभा सीटों के विधायकों को जब देखते हैं तो सबसे भाग्यशाली विधायक अगर कोई नज़र आते हैं वो तो रमेश मेंदोला नज़र आते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रदेश में मेट्रो रफ्तार पकड़ती है तो पहला ट्रायल रन जिस रूट पर होता है वो आपकी विधानसभा होती है। जहाँ 6 लेन ओवरब्रिज बनना होता है तो घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं 4 लेन से 6 लेन की, तो वो विधानसभा आपकी निकलती है। हम बड़े बड़े ब्रिजेस और डेवलपमेंट के नए आयामों की बात करते हैं तो वो आपकी विधानसभा में नज़र आते हैं। तो ये कैसे, ये भाग्यशाली मानते हैं खुद को आप भी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कितना अच्छा क्षेत्र मिला जिसका नेतृत्व बतौर विधायक आप कर रहे हैं? हाँ, जनप्रतिनिधि होना ये भाग्य की बात होती है। तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रूप में चुना और सेवा करने का मौका मुझे दिया। तो ये सब अच्छा मतलब काम करने में भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है कि हमारी विधानसभा में हो रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा हो रही और उससे इंदौर को लाभ होता। केवल यहाँ का डेवलपमेंट होगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट होने से केवल हमारी विधानसभा को नहीं, पूरे इंदौर को लाभ होता है, मध्य प्रदेश को लाभ, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल हों, कॉलेज हों, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं।
पढ़ने आते हैं सभी, मतलब होटलें भी हैं, तो पूरा देश के भी अभी अपने G20 हुआ तो सब आपकी वो इसीलिए विधानसभा हुआ में कि होता है। यहाँ सारी सुविधाएं थी। अन्य क्षेत्र में इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ सारी सुविधाएं नहीं थी। जो G20 करने के लिए जो आवश्यकता हैं, जो ज़रूरी संसाधन हैं, वो हमारे क्षेत्र में था, इसलिए G20 हुआ। हमारे मोदी जी हमारे क्षेत्र में आए, देश विदेश के सारे जो वहाँ के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया तो वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने बड़े खुश होकर गए। यहाँ के लोगों ने भी उनका बड़ा स्वागत किया, दिल से स्वागत किया, लोगों ने अपने घरों में ठहराया। तो ये सब डेवलपमेंट के कारण ही हुआ है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता तो मेरे ख्याल से G20 नहीं हो पाता। मतलब अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही होते हैं, आपकी कर्मभूमि में ही बड़े बड़े राजनेता आते हैं, तो भाग्यशाली हैं ये। हाँ जी, ईश्वर को बहुत मानते हैं आप। हमने देखा कि जब भी मौका मिलता है तो आप भगवान को पूरा क्रेडिट दे देते हैं। सारा टेंशन बोले भगवान का है, क्रेडिट जिसके पास है टेंशन उसके पास है। तो यही आपका सफलता का मंत्र है क्या? यही आपका गुरु मंत्र भी है क्या? नहीं, देखो हम तो कर्म करते हैं और उस कर्म हम अच्छे भाव से करते हैं, तो करते करते मतलब हो जाता है। मतलब कराने वाला तो भगवान है, मतलब हो जाता है, उसका अच्छा होता है तो वही भगवान के कारण हुआ है। अगर कुछ होता है तो भगवान की इच्छा नहीं होगी, ऐसा सोच के हम देते हैं। और तो पूरा क्रेडिट ईश्वर को ही जाता है, जो कराता है हमसे ईश्वर ही कराता है। बड़ी बात है। कर्मणे वागिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कुछ इस ध्येय वाक्य को अपने जीवन में आत्मसात भी करते हैं और मुझे लगता है उसको क्रियान्वित करके दिखाते भी हैं। शायद यही वजह है कि राजनीति से अलग भी जनता भी जो है रमेश मेंदोला जी यानी कि दादा दयालु का लोहा मानती है हर काम में। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम यानी जीत की गारंटी। अगर बीजेपी में ऐसी कहावत है कि अगर रमेश जी को काम दे दिया तो जीत पक्की है, तो ये भी बिल्कुल पक्का है? मतलब ऐसा इसको माना जाए, कंठस्थ है ये काम? ईश्वरी जीत की गारंटी होती है लोग कहते हैं, पर जी, ईश्वर की कृपा ही गारंटी, हर चीज़ की गारंटी ईश्वर की कृपा ही होती है। अच्छा, मैं थोड़ा आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो आपने MA तक पढ़ाई की है। बचपन से आपके अंदर एक क्रांति थी जो धीरे धीरे भभक रही थी। आप दूसरों के अधिकारों के लिए, उनके हक उनको दिलाने के लिए लड़ते थे। चाहे हम स्कूल की बात करें या कॉलेज की भी हम बात करें तो कई बार आप अपने सहपाठियों की फ़ीस का मुद्दा होता था तो उसके लिए आप प्रिंसिपल तक जा पहुंचते थे। आपके बाल सखाएँ राजकुमार जैन जी वो फ़ीस नहीं भर पाए तो आप प्रिंसिपल के पास पहुंच गए। तो ये अंदर से पहले से था ये गुण, अंदर से नेतृत्व का गुण या दूसरों की भलाई का जो ये गुण रहता है, ये संस्कारों में आपको बचपन से था? आपको ऐसा महसूस होता था कभी? अब हमें पता नहीं अपने आप होता था, वो कैसे होता था पता नहीं, हो जाता। अब क्या कह सकते हैं कैसे होता है, कोई प्लानिंग से तो कुछ होता नहीं। नहीं, पर मन में एक लक्ष्य तो रहता है ना कि यार कुछ मौका मिला तो लोगों की भलाई के लिए तो एक बार इस क्षेत्र में ज़रूर जाऊंगा। ऐसे अंदर से भावना तो आती है ना, हर इंसान की महत्वाकांक्षा होती है। नहीं, कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आऊँगा। कभी नहीं सोचा था? हाँ, नहीं सोचा। और डेस्टिनी थी वो, ईश्वर की इच्छा थी। अपने बहुत छोटे लोग थे, मजदूर परिवार से थे, तो ऐसा सही नहीं। MA तक की पढ़ाई जो आपने की वो संघर्ष का दौर आज याद आता है आपको? इतनी ऊंचाइयों पर जब आप बैठे हैं, कई बार मंत्रिमंडल में जाते जाते रुक जाते हैं। जो दिया ना भगवान ने उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा की आशा भी नहीं कि जो मिल जाए, जो सेवा भगवान मुझसे करा दे वही ठीक। मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो प्राप्त, सही बोला। चलिए, रमेश मेंदोला जी हैं, कम शब्दों में ही सही, लेकिन उनके दिल में क्या छुपा है हम वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत कुछ छुपा भी लेते हैं और शायद यही अद्भुत कला जो है उनको तमाम राजनेताओं की भीड़ में एक अलग स्थान, एक उच्च कोटि पर बैठाती है। रमेश जी, आगे बढ़ते हैं। चुनाव चल रहा है, हम और भी राजनेताओं से जब मिलते हैं तो उनके चेहरे पर शिकन, तनाव, चिंता, रणनीति, क्या होगा आगे, ये सब दिखाई देता है। और जब हम आपके पास आते हैं, कैमरे पे बात करते हैं तो एकदम संतुष्टि का भाव और इतना काम किया है कि जनता प्रेम बरसाएगी, एक आत्मविश्वास दिखाई देता है। तो ये कैसे कर पाते हैं? दूसरे राजनेता तो बड़े अलग नज़र आते हैं। नहीं, दूसरे राजनेता बड़े नेता हैं, वो उनके बारे में तो नहीं बोलता। हाँ, हम करते हैं, मतलब जनता को हम अपना भगवान मानते हैं, उनके लिए हम सेवा के रूप में उनका काम करते हैं।
और निस्वार्थ भाव से सेवा उनकी करते हैं। कुछ मिले इसलिए नहीं करते हैं, मन में आता है करना चाहिए तो करते हैं। तो जो हो जाता है अच्छा हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा। बाकी तो क्या कह सकते हैं, बाकी ठीक है। अच्छा, आप हमेशा कैमरे से, माइक से दूर रहते हैं। आमतौर पर भाषण जो अच्छा देता है वो अच्छा नेता कहला जाता है। आप तो भाषण कम देते हैं लेकिन उसके बावजूद अच्छे कहलाते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं। कभी लगता है कि ये और स्ट्रेंथ बन जाना चाहिए? मैं तो नेता तो हूँ ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मैं नेता हूँ। मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी जवाबदारी देती है वो कर लेता हूँ। बाकी तो आप सब लोग आप बहुत प्रेम देता है उससे। लोग तो आपको किंग मेकर कहते हैं। ऐसा जिसको लोग कहते दादा की शरण में हैं, आए। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं पर जैसा कहते हैं वैसा सब होता नहीं वैसा। आगे बढ़ते हैं। आपकी विधानसभा में दो चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने विज़न डॉक्यूमेंट में भी शायद अपना उसका जिक्र किया है। एक तो मल्टी लेवल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है और नए युवाओं को रोज़गार से कैसे जोड़ा जाए। तो दादा दयालु के दिल में ऐसी कोई योजना है जो कि अब अवसर मिला तो उसको करके दिखाएंगे और इन 5 सालों में ये लक्ष्य को पूरा साध कर दिखाएंगे? देखिए, जहाँ डेवलपमेंट होता है ना वहाँ रोज़गार होता है, सृजन होता है, उससे रोज़गार को सृजन। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा विकास की तरफ ध्यान दिया, लोगों को रोज़गार कैसे मिले उस तरफ ध्यान दिया। इंडस्ट्री हमारे यहाँ कैसे अच्छी आ सके, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो कंपनियाँ वो कैसे आ सकें, लोगों को छोटे छोटे रोज़गार कैसे मिले घर पे। मतलब सभी तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे, तो छोटे छोटे मतलब काम धंधे अपने सीखें और अपना कमाएं और अपना परिवार चलाएं। तो उस दिशा में हम काम करते रहते हैं कि छोटे से लेके मतलब हर चीज़ हमारी विधानसभा में होना चाहिए। और उसका लाभ मतलब हमारी विधानसभा मतलब उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा है, ये हमारी रहता है कि मतलब केवल इंदौर हमारे क्षेत्र में है तो उससे हमारे यहाँ के लोगों को तो मिलेगा ही, पर पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिलता है। तो हम मतलब बड़े से मतलब जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, तो सब रहता है। तो जो छोटी छोटी बातें रहती हैं, यहाँ कोई मजदूरी करना चाहता है, कोई छोटा काम करना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, तो ITI हमने अच्छा कर दिया। आने वाले समय में ITI पार्क, 2 ITI पार्क भी बन रहे हैं, IT पार्क भी बन रहे हैं यहाँ। और यहाँ ये तो सरकारी सेक्टर में काम हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी हमने इतना अच्छा वातावरण यहाँ पर दिया कि आज सारे बड़े जितने बड़े संस्थान हमारे क्षेत्र में ही होते हैं, मतलब आते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का वातावरण अच्छा लगा। यहाँ कोई रंगदारी नहीं है, कोई टैक्स वसूली नहीं है, यहाँ कोई किसी को मतलब जबरन परेशान नहीं करता है। सुरक्षित सुरक्षा का भावना है। हाँ, और अपने उनका यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ अपना व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, फलेगा फूलेगा। और इसीलिए वो यहाँ पर अच्छा एक जो पीसफुल वातावरण रहता है ना, शांति का वातावरण, तो हमने ये वातावरण ऐसा दिया है कि यहाँ रोज़गारों का सर्जन हो, यहाँ उद्योग आएँ, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले। तो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हमने सभी दिया, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, निर्माण का हो, डेवलपमेंट का हो, जो भी काम हम कर सकते थे जिस चीज़ के लिए। और हमारे सभी क्षेत्र सभी है, हमारे यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री की मतलब इंडस्ट्री एरिया भी है जिसको हमने अच्छा डेवलप किया, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे यहाँ रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमारे महिलाएं भी बहुत काम करती है। और उस यहाँ से पूरा जो गारमेंट्स तैयार होता है वो पूरे देश विदेश में जाता है। तो यहाँ का मतलब बड़ा व्यापार का क्षेत्र केंद्र हो गया है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स भी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स के माल के जो सामान जो यहाँ बनता है वो पूरे देश विदेश में जाता है। अब वहाँ तो अभी गवर्नमेंट भी 220 करोड़ रुपए की लागत से 2 IT पार्क बना रही है, जिसमें करीब 5000 बच्चों को रोज़गार मिलेगा। तो ऐसे जो रोज़गार पैदा करने वाले जो होते हैं मतलब काम है मतलब जो तो व्यापार, तो वो हम चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा हमारे क्षेत्र में लोग अपने घरों में भी काम कर सकें, ITI में एडमिशन लेके अपने स्किल अपना बढ़ाएं, स्किल डेवलप करें अपने। तो ये सब होगा तो ही शांति भी रहेगी, लोगों के क्षेत्र में शांति भी रहेगी और लोग अपना जीवन यापन भी अच्छे से कर सकते हैं।
तो इस दिशा में हम काम करते हैं कि रोज़गार मिले, हमारे क्षेत्र का विकास हो, लोग बेरोज़गार नहीं रहे। अगर बेरोज़गार रहते हैं तो फिर वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं, एक जगह। अच्छा, हम जब आपकी जनसंपर्क की तस्वीरें देख रहे हैं, जब मीडिया कवरेजेस होते हैं, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लाडली बहनें हाथों में थाली सजाती हैं, दीपक लगाती हैं और इंतज़ार करती हैं कि उनके क्षेत्र के नेता दादा दयालु कब आएंगे। तो ये जो बहनों से आपका एक अलग लगाव है, इसके पीछे क्या मूल किस्सा है या कैसी भावनाएं हैं? कैसे महिलाएं भी आपको जो है इतना चाहती हैं कि दादा दयालु एक बार हमारे घर तक आएँ, चाय नाश्ता करें, और जनसंपर्क में जब आप जा रहे हैं तो समय भी आपका ज़्यादा लगता है? फुल हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जो लाडली बहनें हैं जी, 70,000 का भी लाडली बहनें 70,000 जी। और 25,000 लाडली लक्ष्मी बिटियाँ हैं और करीब 1 लाख का आयुष्मान कार्ड वाले हैं जिनको उसका लाभ है। जी। तो इन सब का लाभ हमने लोगों को दिलाया भी और उनको रोज़गार के लिए भी हम करते हैं। उनको रोज़गार मतलब स्किल के लिए काम सिखाने के लिए, जैसे अब जो ई रिक्शा चली अपने इंदौर में ई रिक्शा चली, तो वो ई रिक्शा हमारे ITI है, वहीं पर है इसका ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा। सारी जो बच्चियाँ लेडीज़ हैं जो चला रही हैं, वो जो सीखी वहीं से सीखी। अच्छा। तो ये बड़ा हमारे क्षेत्र को उससे रोज़गार का, महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे, पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से आगे होंगी, कम नहीं होंगी। आपको गर्व होता है? हाँ, अच्छा लगता है जब बहनें काम अपने महिलाओं पैरों को पे भी खड़े आप होते सशक्त हैं, बना रहे हैं, नारी सशक्तिकरण का नारा। अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, ये अच्छा। जी। और जो मतलब जो गरीबी की रेखा से सब ऊपर उठें, ये हम लोगों का प्रयास करते रहते हैं कि आदमी को अभाव की ज़िंदगी में नहीं रहें, जो एक आम आदमी अच्छे से जी सकता है, उससे सारी सुविधा होनी चाहिए, उनको भी मिले। प्रकृति सबको देती है तो उनको भी मिलना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात कही कि अभावों में जो संघर्षों के साए में जो जिंदगियां पलती हैं, बढ़ती हैं, उनको कैसे जो है समाज की मूल धारा से जोड़ा जा सके और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे मुहैया कराया जा सके। यही मुझे लगता है कि सही मायनों में एक जनप्रतिनिधि का फर्ज और कर्तव्य भी होता है और यही धर्म पालन भी एक किसी भी राजनेता के लिए होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दादा दयालु, मेरे मन में एक सवाल है। हम हमेशा आपको देखते हैं तो कूल काम, जैसे टीम इंडिया के पूर्व स्किपर कप्तान MS धोनी, उनको मिस्टर कूल कहते थे, वैसे ही पॉलिटिक्स में आपको लोग मिस्टर कूल कहते हैं। तो कभी गुस्सा आता है क्या दादा दयालु को? ये तो स्वाभाविक चीज़ें, जो चीज़ें जब आना चाहती हैं सही वक्त पे आता है। आते हैं, ऐसा इंसान है तो सारी चीज़ें हैं, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, कोई परिपूर्ण तो होता नहीं इंसान। मतलब गुस्सा भी बिल्कुल फायर जैसा गुस्सा है या फिर कि ठीक है झेला जा सकता है उसको? नहीं, हाँ ठीक है। कभी गुस्सा मतलब कभी अच्छा लगता है, कभी ठीक नहीं लगता है। तो शास्त्रों में भी कहा गया है भय बिन प्रीत नहीं, तो थोड़ा गुस्से से भय भी उत्पन्न होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये गुस्सा तब नहीं आता जब चुनाव चलता है तो जो प्रतिद्वंदी हैं वो आरोप लगाते हैं, आपकी छवि खराब करते हैं। जैसे कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, बार बार हर भाषण में आपकी व्यक्तिगत छवि पर हमला करते हैं, काम पर बात कम, आपकी छवि पर आंच ज़्यादा डालते हैं, तो गुस्सा आता होगा? नहीं, उनके पास कुछ है भी नहीं कहने के लिए, करने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए भी कुछ नहीं और कहने के लिए भी कुछ नहीं। इसलिए जो आप कहते हैं ना किसी की छवि खराब करने की, तो उनका यही है कि अपनी छवि बढ़ाने के लिए दूसरे की छवि खराब करने की कोशिश करना चाहिए। हम इसमें नहीं पढ़ते, हम तो अपना काम है, जो काम होता है वो काम के आधार पर ही हम होते हैं। हम जो सेवा करते हैं, जो काम करते हैं, उनको लगता है जो कांग्रेस तो पूरी झूठ पर ही खड़ी है पार्टी का। आपने देखा पूरे देश में एक झूठ फैलाने का ही काम करती है पूरे देश में। और आज जो भगवान राम को पहले नहीं मानते थे, आज सब राम भगवान को मानने लगे, मंदिर में भी जाने की बात करने लगे, रामलला के दर्शन की बात करने लगे। जिन्होंने ताले लगवाए थे मंदिर, जिन्होंने राम भक्तों को पर गोलियां चलाई थी, वो लोग आज सब राम भक्त होने की कोशिश कर। तो ये जो हमारे कार सेवकों का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा है, तो आज वो सब मजबूर होकर
उसी लाइन पर आए जिस लाइन पर आप सालों से चलते साल हैं। से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो सनातन के घोर विरोधी हैं शुरू से हैं, वो नहीं चाहते कि सनातन यहाँ बढ़े, आगे बढ़े रहे, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बातें करते हैं। तो उनको जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है आपको लगता है? सनातन मुँह तोड़ पर सनातन जो जवाब है उनका जवाब तो यही है कि समय ना सबको अपना बता ही देता, अपना आईना दिखाते हैं वो। और ये चुनाव आ ही रहे हैं उसी के लिए, जो सनातन का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि सनातन को ख़त्म हो जाना चाहिए, सनातन बीमारी है, कोरोना है, ये है, ये सब जनता समझती है कि बोले। और ये तो शुरू से ही सनातन के खिलाफ तो सदियों से संघर्ष चला रहा है, सनातन को ख़त्म करने का कई लोगों ने प्रयास किया, और ये हमेशा अपने राह और अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा और आगे बढ़ेगा। पर इन जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो ज़रूर मतलब वो ख़त्म होंगे, वही ख़त्म होना है जिनको जिस समय मतलब धर्म में विरोधी ताकतें खत्म स्वतः हो जाएगी। आप हमारे शास्त्रों में लिखा है, अधर्म ज़्यादा समय टिकता नहीं। हाँ, थोड़े दिन चलेगा। और आज मतलब कुछ सनातन के पक्ष की बातें करने लगे, कुछ लोग इनके विरोधी, मतलब दो ही तरह के लोग हैं। कुछ लोग उनको लगता है वोट लेना है तो सनातन का समर्थन करना, वोट नहीं मतलब उनको दूसरे जो सनातन विरोधी हैं उनके वोट लेना है तो उनकी बातें करने लगते हैं। तो दो मुंह वाली बातें करते हैं। जहाँ जब ज़रूरत हो तो सनातन वोट चाहिए तो सनातन के पक्ष में खड़े, और सनातन विरोधी वोट चाहिए तो उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आपकी विधानसभा है ये मिल क्षेत्र है, और ऐसा पहले देखते आए हम, ऐसी वो था कि ये तो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यहाँ मतलब तमाम जो मजदूर नेता थे वो भी कांग्रेस की विचारधारा को मानते थे। आपने धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का इसको गढ़ बना दिया। तो अभी कोई चुनौती तो नहीं आपको लगती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार दावे कर रही है, उनका घोषणा पत्र भी आ गया है जिसको उन्होंने वचन पत्र का नाम दिया है, तो कोई ऐसी चुनौती वाली बात तो कहीं दिखाई नहीं देती ना? मुझे तो नहीं दिखते, क्योंकि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमारा परिवार है, और हमें पूरे परिवार का हम सदस्य के रूप में काम करते हैं। हम कोई अलग से ऐसा नहीं कि हम नेता हैं, हम तो एक परिवार का जो भाव रहता है, जो एक सदस्य का जो दायित्व रहता है वो हम सब निभाते हैं। और ये पूरा चुनाव भी मैं नहीं लड़ता, पूरी हमारी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है। वही हमें हमेशा रिकॉर्ड बनाती, इस बार भी वो रिकॉर्ड बनाएगी, ये मुझे विश्वास। क्या रिकॉर्ड बनेगा? जीत का रिकॉर्ड भी बता दीजिए आज। ये तो जनता ही बताती। मैंने कहा नहीं, हम तो कुछ करते नहीं, मतलब जो करती है जनता ही करती है, हमारा चुनाव जनता ही लड़ती है, वही फैसला करती है। हमेशा उनने रिकॉर्ड बनाया, इस बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए, बड़ी बात है, ये भी आत्मविश्वास है। और जनता पर जब आप जनता की सेवा करते हैं तो ये आत्मविश्वास खुद ब खुद जो है अभिव्यक्त भी होता है और परिलक्षित भी होता है। बहुत सारा वक्त ले लिया। जब हम आपका ट्विटर टटोलते हैं तो हम देखते हैं कि रमेश मेंदोला जी के ज़्यादातर जो ट्वीट हैं वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ होते हैं। आप कभी राहुल गांधी को सलाह देते हैं, कभी राहुल गांधी के पॉलिटिकल सटायर पर निशाना साधते हैं, कभी उनके स्टेटमेंट पर जो है ट्वीट करते हैं। तो राहुल गांधी को लगातार क्यों टारगेट करते हैं रमेश मेंदोला पॉलिटिकल सिनेरियो में? नहीं, वो कुछ बातें जो रहती हैं जो बोलते हैं, मतलब तो ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़े नेता ही उनके ट्वीट करे, एक छोटा कार्यकर्ता भी उनकी इन बातों से सहमत नहीं रहता है, जो उनके कार्यों से सहमत नहीं, उनकी सोच से सहमत नहीं रहता। तो उस नाते मतलब एक आम लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वो ऐसा नहीं कोई नेता के कारण उनका करना, ऐसा नहीं, एक आम लोग क्या सोचता है वो बारे में। अच्छा, बहुत सारा विकास कार्य तो आपने कर दिया है और अब आगे आने वाला विज़न भी आपने बताया है, जो चुनौतियां हैं उसको भी पार करेंगे। हमने ये सुना है कि दादा दयालु का नेटवर्क बहुत तगड़ा है, पत्ता विधानसभा में कहीं भी गिरता है दादा को खबर हो जाती है। ये कैसे कायम किया? ऐसा तो कुछ नहीं,
वो सब लोग हैं मिलने, मतलब घर परिवार के लोग हैं ना, तो आपस में सब मिलते जुलते हैं तो बात तो होती है एक दूसरे। अब आप भी जिस परिवार में रहते हो, परिवार में कुछ होगा तो पता तो चलते ही है, ऐसा कुछ। आपने परिवार की बात कही तो हम देखते हैं कि आप एनिमल लवर भी हैं। आपको आपके जो डॉग्स हैं, डॉगीज़ हैं, उनसे बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, और जब आपको मौका मिलता है आप उनको साथ में उनके साथ वक्त बिताते हैं। तो थोड़ा वो भी बताइए ना, जनता जानना चाहती है कि दादा की पर्सनल लाइफ क्या है। ऐसा नहीं, डॉग तो हैं और वो भी मुझे प्यार करते हैं अच्छे से। मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता पर मुझे बहुत प्यार करते हैं। जैसे जनता आपको प्यार करती है, आप बोलते हैं ना कि जनता की मैं जितनी सेवा कर पा रहा हूँ उतनी कर पा रहा हूँ, बाकी जनता चुनाव लड़ती है और जनता ही जिताती है और वही रिकॉर्ड बनाती है। एक गौ माता की सेवा करने का जी, वो भी मन में रहता है। तो गौशाला जाते हैं समय समय? हाँ, गौशाला हमने कैलाश जी के यहाँ के साथ हमने नंदानगर में बनाई है। और भी जगह जहाँ जहाँ होता है वहाँ गौशाला में अपन सहयोग करने का प्रयास करते हैं। तो गौ माता के लिए कुछ हो सके वो सब अलग दिशा में काम करते रहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि मुझे रमेश मेंदुला जी पर केस स्टडी करना है। मैंने कहा किस बात की, तो बोले रमेश मेंदुला जी जब पॉलिटिक्स में आए तब से लगातार भोजन, भंडारे, धार्मिक आयोजन, इनका मैनेजमेंट बहुत बखूबी संभाल लेते हैं, और आपकी एकमात्र ऐसी विधानसभा है इंदौर ज़िले की जिसमें लगातार 365 दिन आप भोजन और भंडारे की व्यवस्था जो है क्षेत्र की जनता के लिए, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करते हैं। और साईं मंदिर वो ठिकाना है जहाँ पर कोई भूखा पहुँच जाए तो वो बिन रोटी पाए बाहर नहीं आता। क्या यह बात सही है? हाँ, देखिए हम करते हैं सब कुछ, करने की कोशिश करते हैं कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम परिवार मानते हैं तो उसमें सारी बातें होनी चाहिए। तो भंडारे जैसे आपके धार्मिक आयोजन के, देखिए हमने डेवलपमेंट तो खूब किया। डेवलपमेंट के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वो सनातन को भूले नहीं, धर्म को भूले नहीं। इसलिए हमको उनको धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। और जब आदमी धर्म से जुड़ जाता है ना, तो बहुत सारी बुराइयाँ उसमें अपने आप चली जाती हैं। लोग नशे के हो जाते हैं, दूसरे धंधे में गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो वो रास्ते नहीं अपनाए। धर्म की अगर वो राह में रहेगा, उसके मन में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रहेगी, तो वो कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। और हम उनको बस ये अपने संस्कारों से जोड़ने का काम करते हैं, अपने धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। और यही मूल भावना है हमारी। उसके पीछे कोई ऐसा राजनीतिक नहीं थी। जब हमने चालू किया था तब कोई इतनी बड़ी राजनीति का भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। पर यही था कि जो बच्चे भटक जाते हैं, जो घर में उनको समय भी नहीं मिल पाता था, तो मतलब धर्म से जुड़ेंगे, कथा से जुड़ेंगे, आएंगे, एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। और आज बच्चे हमें कहते हुए अच्छा है कि सब हमारे के बच्चे बड़े धर्म को भी मानने वाले हैं, संस्कारों को मानने, अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और उस दिशा में जो उनको लगता है अच्छे से अच्छा काम करने, वो करते भी हैं। आज अपने हर क्षेत्र में आप देखना, हर मोहल्ले में बच्चे किसी ना कुछ धर्म से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं जो काम करते हैं। तो मूल भावना यही थी कि सब कोई, क्योंकि उस टाइम मिल बंद हो गए थे, ये सब बंद हो गए थे, लोग हमारे यहाँ की महिलाएं भी और बच्चे भी गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो उनको जोड़ने का काम, उनको धर्म से जोड़ने का काम किया कि नहीं। और एक धर्म ही हमको है कि जो शक्ति देता है, संबल प्रदान करता है। नहीं तो आदमी निराश होकर बहुत सारी बातें करता है, तो वो सब निराश नहीं हो, आत्मविश्वास बना रहे, तो आज उसके लिए सब करते हैं। बाकी गलत रास्ते में नहीं जाए हमारी युवा को, गलत रास्ते में नहीं जाए, प्रयास करता है। मतलब भोजन भंडारे का मतलब ये नहीं है कि हम केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़े, अपने जो संस्कार हैं, जो अपनी परंपरा है, उसको जाने, पहचाने, और उसमें अपना जीवन जिएंगे तो उनके बहुत सारे संकट अपने आप ही हल होंगे। जी, सियासत की दुनिया में जोड़ी जोरदार, जोड़ियों की बहुत बात होती है।
इंदौर में मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ा था 2G 3G 4G कैलाश जी और रमेश जी की बात हुई। अच्छा, कैलाश जी और रमेश जी की जोड़ी नहीं है, मतलब परिवार है। हमारे परिवार कोई जोड़ भी नहीं है कैलाश जी की, तो अभी इंदौर में तो कोई जोड़ ही नहीं, तो मैं भी इंदौर कैलाश जी हम परिवार के सदस्य हैं। तो कैलाश जी भगवान राम है तो आप कौन हैं? मैं सेवक हूँ और क्या क्यों आप में तो बोला हम साथ में हम शुरू से छोटे से रहे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कैलाश जी एक बड़े भाई के रूप में हमारे साथ काम है, परिवार है, भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में वो हमारे साथ। तो एक भाई जो बड़ा भाई रहता है वो छोटा भाई इसमें अब ये यही रखें तो अच्छा है। हम परिवार के हैं और बड़े भाई के रूप में हम उनको आप बड़े भाई मानते हैं। अच्छा, जब आपको शौक लगा था कि जब एकदम से उनका नाम आ गया कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो तो तैयारी में थे कि पूरा प्रचार करना है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पे, झटका लगा दिया बीजेपी ने एकदम से, आपको भी लगा था, हैरानी हुई थी जब पहली बार नाम आया? पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, उनने कहीं तैयारी भी नहीं करी कि कहीं चुनाव लड़ना है, कुछ करना है, कोई कुछ बात भी नहीं हुई। और संगठन ने उन्हें निर्देश दिया, बोला, तो संगठन की बात पे वो कठिन सीट पर चुनाव लड़ने गए। जीतेंगे कैलाश जी? कैलाश जीतेंगे और बहुत अच्छे, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। एक नंबर अब एक नंबर हो गजब। तो चलिए, बड़ी बात है, रिकॉर्ड की भी बात कर रहे हैं, एक नंबर को भी जो है एक नंबर विधानसभा बनाकर दिखाएंगे कैलाश विजयवर्गीय, ऐसा दावा है बीजेपी के उम्मीदवार रमेश मित्तुला जी का। बहुत सारा समय लिया, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में बात पूछूंगा। जोड़ियों की बात की आपने, तो कह दिया आप कैलाश जी और रमेश जी की कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन प्रदेश में एक जोड़ी बहुत मशहूर हो रही है, जय और वीरू की जोड़ी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी। तो इस जोड़ी पर कुछ कहेंगे? आपको लगता है ये भी जोड़ी है, दमदार है क्या ये जोड़ी? जोड़ी नहीं, प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के। अच्छा जी। दो मैंने जैसे बताया ना कि ये सब ये राजनीति, मतलब इनकी जो दोस्ती राजनीति थी, अब दो ही के बेटे बड़े हो गए, दो ही सीएम बनना चाहते हैं, तब इनकी जोड़ी नहीं, प्रतिद्वंदी हो गए एक दूसरे की, कौन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकता है, उसके लिए लगे रहते हैं। सारी जो लॉबिंग, सारा जो काम, इनको ना जनता से कोई लेना देना, ना कोई इनको किसी उससे लेना देना, मतलब हमारा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने, हमारा परिवार कैसे राजनीति में आगे बढ़े, बस ये। अच्छा, इस साक्षात्कार के दौरान मैंने कहा कि आप एक लकी एमएलए हैं, विकास भी होता है तो 2 नंबर में सबसे पहले होता है, बड़े राजनेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति आती हैं, तो आपकी विधानसभा में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, प्रादेशिक हर तरह के कार्यक्रम जो हैं आपकी विधानसभा में होते हैं। लेकिन जब कैबिनेट में नाम जाता है रमेश मित्तुला जी, अब की बार मंत्री की पद की शपथ लेने ही वाले हैं, उनका नाम संभावितों की सूची में आ ही गया है, तो ये लक थोड़ा सा साथ नहीं देता है। तो आपको लगता है कसक की एक सरकार में अवसर मिलता, तो जैसे अभी आप 2 हाथों से लोगों की मदद करते हैं, विकास करते हैं, तो आप 4 हाथों से सत्ता में रह कर के और ज़्यादा मजबूती के साथ जनता की सेवा कर पाएंगे? लगता है मन में कसक रहती है? देखिए, हम कुछ पाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, वरना हमारी महत्वाकांक्षा है कि हमको ये मिलना चाहिए। हम तो सेवा के भाव से आए थे। ईश्वर जिस रूप में सेवा कराना चाहे, हम तो वही उसी रूप में रहना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मेरे मंत्री बनना ही चाहिए, ये बनना चाहिए। संगठन में पार्टी आवश्यकता लगती है कि इसकी ज़रूरत है आगे, तो करते हैं, बढ़ाते हैं जहाँ पार्टी को जिससे लाभ हो सकता हो, और जो संगठन को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, खड़ा कर सकता है, अपनी सरकार की बात जनता तक पहुंचा सकता है, वो नेतृत्व तय करता है उसके लिए। हमारी कोई ऐसी लालसा नहीं कि हमको मंत्री बनना है, ये बनना है, उसी के लिए हम विधायक बनते हैं सर। पर एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ, तो दिल में दर्द तो होता होगा, कई बार नाम चलता है, कई बार तो ऐसा कहा कि बस नाम का घोषणा ही होना। महत्वाकांक्षा होगी तो दुखी हो गया। आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है? महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो दुखी नहीं होगा। एक्सपेक्ट लिटिल एंड गिव अ लॉट, इस पर काम करते हैं आप। अच्छा, अब की बार अगर जीते तो मंत्री बनेंगे, कौन सा विभाग आपको लगता है कि ये आप पर सूट करेगा काम करने के लिए? अब मुझे तो नहीं पता है मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, आपको पता है, आप ही बता दो कौन सा मंत्री बनेंगे। पर फिर भी कोई मन की तमन्ना होगी ना कि यार मैं युवाओं का काम करूं, या मैं उद्योग का काम करूं, विकास के लिए कोई अच्छे मंत्रालय मिले। सेवा है, भगवान ईश्वर जिस रूप में सेवा कराएंगे। चलिए, जाते जाते दादा दयालु का क्या संदेश होगा बतौर बीजेपी के उम्मीदवार रमेश मित्तुला जी, कैसे इस चुनावी दिवाली पर अपने दिल की बात पूरी एमपी की जनता को एमपी न्यूज़ के माध्यम से साझा करेंगे, क्या संदेश होगा मित्तुला जी?
मेरा तो यही सभी हमारे क्षेत्र की जनता, इंदौर की जनता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, डेवलपमेंट तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही कर सकते हैं। और जो विकास किया वो देखा भी है, पूरे प्रदेश में जो विकास हुआ है। और अगर विकास को और आगे बढ़ाना है, हम और जो सनातन के जो विरोधी लोग हैं, जो सनातन का विरोध करते हैं, अगर उनको सबक सिखाना है तो 17 तारीख का दिन बहुत अच्छा है पूरे प्रदेश में। वोट डालने ज़रूर जाएं और कमल का फूल खिलाएं, ये प्रार्थना। चलिए, बड़े ही अद्भुत और अनूठे अंदाज में अपना संदेश भी दे रहे हैं। उनके दिल में क्या सियासत की बात है वो भी बता रहे हैं, क्या राज की बातें हैं वो भी बता रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन कैसा वो जीते हैं उसको भी साझा कर रहे हैं, और जनता क्यों उनको इतना प्यार दुलार, उन पर प्रेम बरसाती है, ये मंत्र भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंदौर के दादा दयालु और बीजेपी के कद्दावर नेता रमेश मेंदोला की राजनीति में कितनी सक्रियता है और कितनी निष्ठा के साथ वो धर्म और अध्यात्म की राह पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, और अपने बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय से मिलने वाली प्रेरणा और मार्गदर्शन को आत्मसात भी करते हैं, उनकी जीत का दावा भी कर रहे हैं और खुद की जीत के रिकॉर्ड को लेकर आश्वस्त और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।